साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 9 और जिसका नाम है वैश्वीकरण। जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लिया है। अब हम चल रहे हैं चैप्टर के अंत को समझने। चैप्टर के अंत में हम सबसे पहले समझेंगे भारत का पर वैश्वीकरण का क्या पड़ा है प्रभाव, वैश्वीकरण और भारत। फिर इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को समझेंगे। फिर इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अभी तक आपने इस चैप्टर में सारी चीजें समझ ली हैं। वैश्वीकरण के हर रूप को आपने समझ लिया। वैश्वीकरण किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित कर रहा है आपने वो भी समझ लिया। आपने आर्थिक तंत्र को भी समझ लिया वैश्वीकरण के, और आपने सांस्कृतिक तंत्र को भी समझ लिया है वैश्वीकरण के। अब हम चल रहे हैं समझने भारत पर वैश्वीकरण का कैसा पड़ता है प्रभाव। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार से परिवर्तित किया है। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न काल अवधियों में पहले भी हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वैश्वीकरण आज की चीज है, लेकिन जो आज का वैश्वीकरण है वो आज से पहले कभी नहीं था। जो आज के वैश्वीकरण में रफ्तार है वो रफ्तार कभी नहीं थी। और भारत में विदेशी लोगों का आना, विदेशी चीजों का आना, दूसरे विचारों का आना कोई नई बात नहीं। ये भारत के साथ बहुत पहले से चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल से ही भारत में दूसरे क्षेत्रों से लोग आते थे अपनी चीजें लेकर, और यहां से भारतीय चीजों को लेकर जाते थे, अपने देश में बेचते थे। लेकिन जो आज का वैश्वीकरण है वो बहुत ही अलग है, विशेष प्रकार का है। इसीलिए इस वैश्वीकरण पर इतनी बात हो रही है। इसीलिए इस वैश्वीकरण पे एक चैप्टर आपकी इस किताब में दिया गया है, जिससे कि आप समझ सकें कि आज के वैश्वीकरण में और उस समय के वैश्वीकरण में क्या अंतर था। ठीक है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। अंडरलाइन कर लेना कि अंग्रेजों का जब हम पर शासन था तो हम ब्रिटेन को कच्चा माल बेचते थे और ब्रिटेन में बने पक्के माल को अपने देश में बेचते थे। वहां से आता था पक्का माल और हम उसे अपने देश में बेचते थे। ठीक, तो उस समय सुन लो ये क्या था, ऊपर देखो और सुनो। देखो, ब्रिटेन को हम कच्चा माल देते थे, मतलब हम यहां से उन्हें रुई देते थे और वो वहां से हमें कपड़ा बनाकर बेचते थे। तो बताओ मुनाफा कौन कमा रहा था ज्यादा? कपड़े बेचने वाला। कपड़े बेच, अर्थात ब्रिटेन। कच्चा माल भी हम इसे लेते थे और हमें ही अपना बना पक्का माल बेचते थे। 2 कौड़ी में हमसे कच्चा माल लेते थे और 2 रुपए में हमें पक्का माल बेचते थे। तो मुनाफा दोहरा कौन कमा रहा था? ब्रिटेन कमा रहा था। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमारा आर्थिक शोषण कर रहा था ब्रिटेन। इस तरह से हमारा आर्थिक शोषण कर रहा था ब्रिटेन। तो ये जो आज जो आपको ये वैश्वीकरण का जो आज का रूप दिख रहा है ना, ये रूप उसी समय से दिखना प्रारंभ हो गया था। आगे सुनो। जिस दिन से इस धरती पे मशीन का आविष्कार हुआ है ना, उस दिन से वैश्वीकरण की रफ्तार तेज होती चली गई है। तेज होती चली गई। नहीं, पहले लोगों का आवागमन सड़कों से होता था। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी आ गई, फिर घोड़ा गाड़ी आ गई। इस तरह से आविष्कार पे आविष्कार होता गया और लोगों के आवागमन की रफ्तार बढ़ती गई। और जो आज की रफ्तार है, आज की जैसी रफ्तार तो कभी नहीं थी और बढ़ने वाली है, घटेगी नहीं। और यही रफ्तार एक दिन हमारी मौत का कारण भी बनेगी। यही रफ्तार, जिस रफ्तार से हम तरक्की की तरफ भाग रहे हैं ना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए, और यही रफ्तार एक दिन हमें बर्बाद कर बैठेगी। सुनना आगे।
आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ हमने इन अनुभवों से सबक लेते हुए, अंडरलाइन कर लेना, हमने इन अनुभवों से सबक लेते हुए फैसला किया कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरों देशों के निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सके। इसे संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने के वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। देखो, जब हम ब्रिटेन से आजाद हुए तो हमने तय कर लिया था कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरत की चीजें खुद बनाएंगे और हम दूसरों से कम चीजें मंगाएंगे। हम अपने लोगों को सिखाएंगे इसे कैसे बनाया जाता है। तो हमने पॉलिसी अपना ली संरक्षणवाद की, कि हमने अपनी जो कंपनियां थी, अपने जो उद्योगपति थे, उनको सुरक्षा दे दी, कंपटीशन लेस मार्केट कर दिया कि आप लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, आप लोग आराम से सीखें और अपना माल अपनी मार्केट में बेचें, आपको कोई कंपटीशन नहीं। तो हमने ये किया, तो हमारे ये करने से हमारे खुद के उद्योगपतियों ने सीख लिया बनाना, तो अपने मुनाफे के चक्कर में गुणवत्ता ही खराब कर दी चीजों की, क्वालिटी लेस चीजें बनाने लगे, क्वालिटी लेस, और इससे हमारी जनता त्राहिमाम हो गई, जनता में त्राहिमाम आ गया कि हमने आपको, मान लो भैया आप शुरू में, अब खुद बताओ मुझे, पहली क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चे को कंपीट कर पाएगा किसी चीज में? और जब हम आजाद हुए थे तो हम किस क्लास के बच्चे थे? पहली क्लास के। और ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या थे? ये 10वीं क्लास के बच्चे थे। तो क्या हम इनको कंपीट कर पाते? तो हमारी सरकार ने क्या करा? हमारी सरकार ने हमारे उद्योगपतियों को ये सुरक्षा दी कि आप सामान बनाना सीखें, आपको मार्केट भी मिलेगी बेचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बाहर का सामान अपने देश में नहीं आने देंगे। तो जिससे कि मजबूरन हमारे देश की जनता को आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको भी कमाई होगी और देश को भी कमाई होगी। तो हमने ये कर दिया, लेकिन हमारे उद्योगपतियों ने इसका गलत फायदा उठाया। कुछ 10-20 साल तक तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी चीजों की गुणवत्ता ही गिराना स्टार्ट कर दी, जिससे कि जनता में त्राहिमाम हो गया, जनता को सड़ी चीजें देने लगे, जनता को गुणवत्ताहीन चीजें उपलब्ध कराने लगे। अब सरकार पे भी इसके कारण दबाव बढ़ने लगा कि ये क्या हो रहा है, फिर इसके कारण भैया आप गुणवत्तावान चीजें नहीं बनाओगे तो मार्केट में आपकी डिमांड होगी, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी चीजें दिखेगी? भैया बताओ, अगर आप क्वालिटी लेस चीजें बनाओगे तो इंटरनेशनल मार्केट आपकी चीजों को खरीदेगा। एक समय था कि भारतीय कपड़ों का बोलबाला था पूरी दुनिया में, भारत के द्वारा बनाए गए हाथ के कामों का बोलबाला था पूरी दुनिया में। हैंडीक्राफ्ट के मामले में भारत से आगे कोई था ही नहीं। अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया उस हैंडीक्राफ्ट को, फिर हमें मौका मिला उस चीज को सुधारने का तो हमने सुधारा भी, लेकिन फिर हमने बर्बाद कर दिया हमने खुद ही बर्बाद कर दिया अपने मुनाफे के चक्कर में कि हम कच्चा माल भी खराब लगाएंगे और खराब माल बनाकर मोटा पैसा कमाएंगे। तो ये चीज हुआ। फिर इसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसके कारण हमारे पास इतना भी विदेशी मुद्रा नहीं थी कि हम अपने जरूरत के पेट्रोल को भी परचेज कर सके खाड़ी देशों से। इसके कारण भाई, जब आपका सामान बिकेगा ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में तो आपके पास इंटरनेशनल पैसा आएगा। और आपका सामान क्यों नहीं बिक रहा था? क्योंकि आपके सामान में इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक क्वालिटी ही नहीं थी।
तो कैसे कोई आपके सामान को खरीदेगा? तो जिस कारण से हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी ही नहीं बची, अर्थात डॉलर था ही नहीं, और बिना डीजल पेट्रोल के तो कोई देश चल ही नहीं सकता था 90 के दशक में। तो मजबूरन हमें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक के पास अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और उनसे हमें उधार लेना पड़ा डॉलर। उन्होंने हमें ऐसे ही नहीं उधार दिया, उन्होंने हम पर अपनी शर्तें थोप दी। अमेरिका का वो याद है कि नहीं है कि अमेरिका जब भी IMF और वर्ल्ड बैंक से किसी को कर्जा दिलाता था, क्या करता था? उनके माध्यम से उनके बाजार को खुलवा देता था अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। और वही किया अमेरिका ने कि अब भारत से उसने कहा कि अगर हम आपको कर्जा तो देंगे लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त क्या रख दी उन्होंने? वैश्वीकरण। क्या रख दी? वैश्वीकरण, कि अगर भारत को कर्जा चाहिए तो भारत को वैश्वीकरण की नीति को अपनाना पड़ेगा। भारत को अपने बाजार को विश्व बाजार के लिए खोलना पड़ेगा। और यहीं से भारत का बाजार 1991 में खुल जाता है। किसके लिए? विश्व बाजार के लिए। यही भारत का बाजार खुल जाता है विश्व बाजार के लिए, और भारत इंडिया की तरफ चल पड़ता है। भारत इंडिया की तरफ चल पड़ता है यहीं से। समझ में आई बात की कि अभी भी नहीं आई? तो हमारी खुद की मूर्खताओं ने हमें मजबूर कर दिया कि हम विश्व बाजार के साथ तालमेल करने के लिए मजबूर हो। हमारी खुद की जनता ने, हमारे खुद के उद्योगपतियों ने, क्योंकि हमारी सरकार ने जब उन्हें संरक्षण प्रदान किया तो उन्होंने उस संरक्षण का क्या गलत फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया। समझ में आई बात? यही होता भी है। पहले सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था, तो सरकारी कर्मचारी हद से ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे। अगर आपको अभी मैं जब पढ़ाऊंगा भारत की राजनीति तो आप पढ़ोगे 1970 से लेकर 1990 का ये जो दशक होता है ना, भारत की भ्रष्ट राजनीति का सबसे बड़ा दशक होता है ये, सबसे बड़ा दशक। और इस समय भारत के ऊपर बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी आती, वो सारी भी चीजें समझोगे आप। वो सारी भी, बहुत बार सूखा पड़ जाता है। हमने 3 युद्ध लड़े थे, तो जो पैसा विकास पे लगना था वो पैसा कहां लग गया? युद्ध पे लग गया। भैया युद्ध पे जो पैसा लगता है ना, युद्ध चाहे 6 महीने चले, चाहे 10 महीने चले, चाहे 1 साल चले, उस पर जो पैसा लगता है ना, वो आपके 5 साल के विकास का पैसा लगता है। आपके 5 साल के विकास पे जो पैसा लगना था ना, वो आपके युद्ध में लग जाता है। समझ में आई बात? भैया बंदूकें तो खरीद लोगे ना, बंदूकें कोई 5 रुपए की तो आती नहीं है बंदूकें, और एक बंदूक खरीदने से तो काम चलेगा नहीं। कम से कम हजारों बंदूकें खरीदनी होती, और हजारों बंदूकें 50-50 हजार की होती हैं, 50-50 हजार की होती हैं। जहां जिस पैसे से हॉस्पिटल बनना था, स्कूल बनने थे, और जहां जिन पैसों से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बननी थी, वो पैसे कहां चले जाते हैं? फिर युद्ध पे चले जाते हैं। आई बात समझ में? और जब यहां चले जाएंगे तो देश का विकास कहां जाएगा? खुद ही सोच लो आप, खुद ही सोच लो आप। हमने 3 युद्ध लड़े हैं, 3 क्यों 4 कह लेता हूं। आजाद होते मान ही पहला युद्ध किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके लिए? कश्मीर के लिए। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पहला हो गया 1948, पहला 1948, ठीक। फिर उसके बाद 1962 किसके साथ? चाइना वॉर, ठीक है। फिर उसके बाद 1965, फिर उसके बाद 1971 पाकिस्तान के साथ। ये भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, और इसमें हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सेपरेट कर दिया पाकिस्तान को, लेकिन इसमें
हमारे देश को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हमारे देश में बांग्लादेश की जनता घुस आई थी, वो शरणार्थी बन गए थे। तो ये सब चीजों ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब कर दी थी, और हमारे उद्योगपतियों ने भी उसमें बहुत बड़ा आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने भी जनता की इच्छाओं के मुताबिक चीजें नहीं उपलब्ध कराई, गुणवत्ताहीन, तो मजबूरन हमें अपने घर के दरवाजे विश्व बाजार के लिए खोलने पड़ गए, जिसे हमने 40 साल से रोक रखा था। हम उस समय एक पॉलिसी के अंतर्गत हम बाहर की कोटा और एक और भी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस नीति के अंतर्गत बाहर की चीजें अपने देश में मंगाते थे। उसके अलावा हमारे देश में और चीजें, अगर किसी को ज्यादा ही शौक है बाहर की चीजें मंगाने के लिए, उसे मोटा टैक्स पे करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मोटा टैक्स। तो किसी की जितने की चीज नहीं होती थी उससे 2 गुना टैक्स देना पड़ता, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी खरीदने की, मजबूरन उसे भारत की चीजें खरीदनी पड़ती थी। समझ में आई बात? तो हमने ये सारी चीजें करी जिससे कि हमारा उद्योग बढ़ सके, लेकिन हमारे खुद के उद्योगपतियों ने क्या किया, उसका गलत फायदा उठाया, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पड़ गई, और उसके कारण हमें मजबूरन विश्व बाजार के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ गए। कब? 1991 में। 1991 में हमें मजबूरन विश्व बाजार के लिए हमें दरवाजा खोलना पड़ गया। अब उसी के बारे में हम चल रहे हैं समझने। सुन लो। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दबाजी होगा कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि आर्थिक बढ़वार के फायदे में सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। तो अब आप खुद ही बताओ, क्या वैश्वीकरण का सबको एक समान फायदा मिला है? हाँ, बताओ। जितना अमीरों को उसका फायदा मिला है, क्या उतना ही गरीबों को भी मिला है उतना ही फायदा? नहीं। आप खुद बताओ मुझे। भारत के 10% लोगों को जितना वैश्वीकरण का फायदा मिला है ना, उतना 90% लोगों को नहीं मिला है। भारत के 10% लोगों ने वैश्वीकरण का मोटा फायदा अपनाया है और उन्होंने उससे दबा के पैसा कमाया है, लेकिन भारत का 90% उससे अछूता रह गया है, अछूता। और जिन्होंने कमाया वो उद्योगपति थे। जिन्होंने कमाया वो सच में उद्योगपति थे, सच में वही थे, उनके अलावा कोई नहीं था। और सब तो एम्प्लॉय बने हैं ना, ओनर तो सिर्फ, आप खुद ही देखो ना, आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां वही देश को चला रही हैं आज के टाइम पे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन में पैसा ही सब कुछ होता है। इससे पहले हम मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्मूले पर चलते थे। किस पर? मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्मूले पर। अगर आप सबके पास इकोनॉमिक्स होती तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझते। और ये हमारे देश के स्कूलों का दुर्भाग्य है कि वो आर्ट्स के बच्चों को इकोनॉमिक्स प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा पार्ट है आपकी स्टडीज का, ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। सौभाग्य से जिस स्कूल में आप पढ़े उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं, मुझे मिल गई थी, लेकिन आप लोगों को नहीं मिली। ये आप लोगों का दुर्भाग्य है, मेरा सौभाग्य था। ठीक है, अब हम चल रहे हैं। और आर्थिक दर प्राप्त कर लेना, बड़ी बड़ी आर्थिक दरें दिखा देना विकास नहीं होता। विकास वो होता है जिसमें सबको एक समान पैसा मिल पाए, सबको उस कमाई में हक मिल पाए उसका। अब आप खुद ही बताओ, सबको मिल रहा है सबका हक? मजदूर को भी क्या मालिक के बराबर हक मिल रहा है? भाई मालिक अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए तो उस नौकर का भी है ना, लेकिन क्या मिल रहा है उसको उतना हक? मालिक उसको सिर्फ 5 रुपए पे टटका दे रहा है अपने प्रॉफिट के, सिर्फ 5 रुपए में।
तो क्या ये सही है? जीडीपी ग्रोथ पाना अलग बात है और रियल जीडीपी ग्रोथ पाना अलग बात है। हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ दिखा गए, देश की तरक्की दी जा रही है जो ना, इस सरासर गलत है। असली ग्रोथ है रियल जीडीपी ग्रोथ, जिसमें आपकी कमाई भी आती है, आपका रहन सहन भी आता है, आपका पहनना ओढ़ना लिखना पढ़ना सब कुछ आता है, आपका सोशल भी आता है, इकोनॉमिकल भी आता है, आपका पॉलिटिकल, सारी चीजें जिसमें आती हैं वो है असली ग्रोथ, वो ही है असली। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या सिर्फ इंसान खाना खाने के लिए आया है क्या इस धरती पे? हमने और जानवरों में फर्क क्या है कि जानवर सामाजिक प्राणी नहीं होते और हम क्या है, सामाजिक प्राणी। यही तो अंतर है ना। वो समाज में एक मैनर्स तरीके से नहीं रह सकते, हम मैनर्स तरीके से रह सकते हैं ना। यही तो अंतर है ना हम में और उनमें। क्या सिर्फ हम खाना खाने के लिए आए इस धरती पे? कि जो खाने को ही रेट किया जाता है गरीबी की रेखा के लिए, कि अगर इंसान खाना खा रहा है 2 वक्त का पेट भर के तो वो संपन्न है, और जो 2 वक्त का रोटी नहीं खा पा रहा है वो असंपन्न है, वो गरीब है। भाई पढ़ाई भी तो है, हेल्थ भी तो है, आवाज भी तो है। जिनके पास ये सब चीजें नहीं है वो भी तो गरीब ही है। समझ भाई बात? 10,000 की नौकरी करना, 10,000 की नौकरी अमीरियत को नहीं दर्शाती। यहां 50,000 की नौकरी भी जो इंसान कर रहा है ना, वो भी अपने आप को गरीब ही मानता है। क्यों? क्योंकि महंगाई ही इतनी है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध पढ़ने कि क्यों बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है जिनके कारण ये लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, ये चल रहे हैं हम जानने। बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है, फिर मैं वही बातें आपको दोहराऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। और ये 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वैश्विक समाज में वैश्वीकरण का विरोध, प्रतिरोध किन कारणों से हो रहा है। तो सुनना बहुत ध्यान से। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है, बड़ा और बहस तलब मुद्दा है, और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है, अंडरलाइन करना, तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनियों को और ज्यादा धनी और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वो सब मान रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण सरकारें कमजोर हो रही हैं, सरकारें अपने कर्तव्यों को निर्वहन उस प्रकार से नहीं कर रही हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। ये सबका मानना है कि सरकारों के काम में वैश्वीकरण ने सेंध लगाई है। जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निर्वाहित करने में वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं रोक लगाई है अपनी कमाई के लिए। अब आप खुद ही देखो कि भारत में इन 10 सालों में कितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे देश में वैश्वीकरण का कितना बड़ा प्रभाव है। आपके देश के बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया जियो को चलाने के लिए। क्या ये सही है? हाँ, क्या ये सही है? जो इंटरनेट आपको 20 रुपए 30 रुपए में मिल जाता, वो इंटरनेट आप कितने महंगा खरीद रहे हैं, कितना महंगा खरीद रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो। सारी सैटेलाइट्स बीएसएनएल की है, सारे टावर बीएसएनएल के हैं और यूज हो रहे हैं जियो के लिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जनता के हित का पैसा सरकार एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयोग कर रही है। क्या ये सही है? उसके टावर
उसके टावर फुटपाथों पे लग जा रहे हैं और सरकार उसे हटाने की जिम्मत तक नहीं कर रही है। क्या ये सही है? आपने देखे होंगे जियो के टावर जहां मन करते हैं वहां खड़े कर दिए जाते हैं, जियो प्राइवेट मूविंग वैन के ऊपर, है ना? क्या ये सही है? क्या इसी प्रकार से कोई सामान्य व्यक्ति अपनी चीजें लगाए तो क्या उसे खड़ा रहने देगी सरकार? कदापि खड़ा रहने नहीं देगी। आप आते होंगे लेडी गार्डन के सामने से, तो फुटपाथ पे लगा हुआ है, फुटपाथ पे तो लगा है ना, वो लोगों के चलने और हॉस्पिटल के साथ लगा हुआ है, तो रेडिएशन कितनी पैदा कर रहा है, कभी आपने ये सोचा है? और क्या जियो उसके लिए पे कर रहा है? कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि वो पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है। यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर भी लगा हुआ है, बंगला स्वीट के बगल में ही देखा होगा, लगा है। क्या उस हमारे स्कूल के पास लगा हुआ है? क्या इसके लिए वो पे कर रहा है? किसी को नहीं पता। क्या जिस प्रकार की सहूलियत जियो को मिल रही है, क्या उसी प्रकार की सहूलियत अन्य ब्रांड्स के नेटवर्क्स को मिल रही है? क्या वोडाफोन को मिल रही है, या आइडिया को मिल रही है, या बीएसएनएल को मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है भाई? आप फेयर कंपटीशन रखिए ना। फिर आप तो फेयर कंपटीशन भी नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे भाई? क्यों नहीं रख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने आपकी सरकार की कार्य क्षमता में सेंध लगाई है, ये सत्य है। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस इतने बड़ी मात्रा में क्यों खुल रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी है ना सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। प्राइमरी स्कूलों की आप स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश में, आपको पता चल जाएगा, वहां टीचर तक नहीं आते और वो ले रहे हैं 60,000, 50,000, 30,000 तनख्वाह। किस लिए ले रहे हैं वो? किसकी गाड़ी कमाई का पैसा ले रहे हैं वो? क्या उस गरीब बाप के बेटे की गाड़ी कमाई नहीं है? क्या उस गरीब बच्चे के पिता क्या टैक्स नहीं पे कर रहे इस भारत को कि जो उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा? आप मुझे बताएं, क्यों नहीं मिल रहा उसको शिक्षा का अधिकार? उसका संवैधानिक अधिकार है, क्यों नहीं दे रही है सरकार? शिक्षा मुहैया क्यों नहीं करा रही? प्राइमरी स्कूल्स में गुणवत्तावान शिक्षा क्यों नहीं है? इस बात पर सवाल पूछ लो सरकार से, तो सरकार जवाब तक देना नहीं चाहती। कितनी केंद्र सरकार ने सरकारी टीचरों की वैकेंसी निकाली है, ये भी बता नहीं बताती सरकारें, क्योंकि हम लोगों में पूछने का जज्बा नहीं है, हम लोगों को पूछने का सही तरीका नहीं आता। हम लोग चुनाव के समय ये भूल जाते हैं कि ये देश हमारा है, धर्म भी हमारा है। हम किसी के सरकार के कहने पे अपने धर्म का अनुसरण नहीं, हम अपनी इच्छा से अपने धर्म का अनुसरण करेंगे। सरकार कौन होती है हमें कहने वाले कि हम अपने धर्म का अनुसरण करें? क्या हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम अपने धर्म का अनुसरण करेंगे? हमें किसी के चेताने पर हमें अपना धर्म याद आएगा? हाँ, 2014 के बाद ही हिंदू बने हो क्या? कि 2014 से पहले भी हिंदू थे? कि भूल गए थे कि हम हिंदू हैं? बताओ मुझे। भूल गए थे भाई, दिन भूल गए थे? जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से हम हिंदू है ना, तो हमें तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। हम तब भी ईश्वर की आराधना करते थे, आज भी ईश्वर की आराधना करते हैं। मेरे घर में तब भी गणेश जी विराजमान थे, आज भी विराजमान है। कल भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं। कंठस्थ नहीं है वो अलग बात है, कल भी नहीं थी आज भी नहीं है। समझ में बात? सरकार एक धर्म का पालन करना नहीं सिखाती, लोग धर्म का पालन करते रहेंगे तो सरकारों का पालन कराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ठीक है, राम मंदिर बड़ा विवाद था, उसका आपने समाधान किया, आपकी सरकार में समाधान हुआ न्यायालय के द्वारा, अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं। आपका वो चुनावी मुद्दा था, हम उसकी भी सराहना करते हैं। लेकिन जो आपके प्राथमिक कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन भी आप ही करेंगे। आप करें उन कामों का निर्वहन। आप क्यों नहीं कर रहे हैं उन कामों का निर्वहन जो आपके प्राथमिक कर्तव्य है? जनता का विकास करना आपका प्राथमिक कर्तव्य है, जनता की भलाई में काम करना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। आपका ये प्राथमिक कर्तव्य नहीं है कि सरकारी अस्पताल ना बनाना और प्राइवेट अस्पतालों की अनुमति देते रहना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सरकारी अस्पताल बनाना, सरकारी स्कूल बनाना।
आपने कहा दिया नवोदय जैसा सिस्टम कोई नया? नवोदय वाला सिस्टम खोला है आपने? आप लोगों को तो नवोदय पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। मैं कॉलेज गया तो मुझे पता चला जब मेरे नवोदय दोस्त मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि नवोदय एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत सारे स्कूल हैं, जिसमें हॉस्टल व्यवस्था है, उसमें बच्चा वहीं रहता है, वहीं पढ़ता है, वहीं खाता है, सब कुछ वहीं करता है। तब मुझे पता चला, मुझे तो इससे पहले पता भी नहीं था। और ये कांग्रेस की देन है, इसे भाजपा नहीं कह सकती, ये मेरी देन है। समझ में आई बात? तो सरकार का काम ये होता है कि वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए बच्चों को, जिससे कि उनके अंदर सोचने की क्षमता पैदा हो सके। कितने जेएनयू बनाए सरकार ने? पूछो ना सरकार से, जेएनयू पे सवाल ही मत करो। जेएनयू भारत का सबसे उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान है, ऐसे ही तो नहीं है ना भाई, वो सबसे उत्कृष्ट। कुछ खास तो है उसमें, है ना कुछ खास, तभी तो वो इतना उत्कृष्ट है। कैसे ही उत्कृष्ट का उसे तमगा दे देते हैं आपकी यूजीसी? क्यों दे रही है वो यूजीसी उसे सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के होने का? क्यों देती है भाई? अगर उसमें उत्कृष्टता नहीं थी तो क्यों दे रही है यूजीसी उसे? प्रश्न करो। आप है भारत का भविष्य, और भारत का भविष्य अगर भारत के वर्तमान से सवाल नहीं करेगा तो फिर आपको भविष्य में ये प्रश्न करने का भी अनुमति नहीं होगी कि आपने ऐसा क्यों किया। समझ में आई बात? आगे सुनो। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्होंने राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होती और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। सच है ये कि वैश्वीकरण ने बहुत सारी चीजों, हम अपने वस्त्रों को भूल गए हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं दूर भाई? और मैंने आपको उस दिन उदाहरण दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ चीजों में हमें रोकना पड़ेगा। अगर वो रिटेल कंपनियां खोल लेंगी तो छोटे रिटेलर्स का क्या होगा? वो तो कभी कंपीट ही नहीं कर सकते। क्या आप लिवाइस को कंपीट कर पाओगे अगर उसका रिटेल खुल जाएगा तो? हाँ, तो कुछ सेक्टर्स को हमें सीमित करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें सीमित करना पड़ेगा। हमें बड़ी बड़ी, अब जैसे आपका रिलायंस फैशन खुल गया है, अब आप रिलायंस फैशन को कंपीट कर पाएगा कोई? जियो मार्ट खुल गया है, उसको कोई कंपीट कर पाएगा भाई? कदापि कोई नहीं कर सकता। ये जो जिस प्राइस पर वो चीजें खरीद सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं, उस प्राइस पर कोई खेल ही नहीं पाएगा। कि खेल पाएगा तो और सबका तो बिजनेस अपने आप ही ठप हो जाएगा। सरकार को कुछ छोटे व्यापारियों को संरक्षण देना चाहिए, नहीं तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। आज नहीं लगेगा आपको कि बर्बाद हो रहे, लेकिन एक दिन बर्बाद हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे पहले दिन पीने से सिगरेट का लत नहीं लगती, धीरे 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 लत लग जाती है, धीरे धीरे लत लग जाती है। अब जैसे ये फोन की लत हमें एक दिन में थोड़ी ना लगी है, फोन की लत एक दिन में लगी है। अब हम बिना फोन के तो रह ही नहीं सकते, बिना फोन के हम घर के बाहर नहीं निकल सकते। और तो बात ही छोड़ो, आज के टाइम पे बहुत से लोग तो फोन लेकर वॉशरूम में घुसते हैं, बिना फोन के तो उनके पेट से ही चीजें नहीं निकलती, तो और बात ही छोड़ दो। ठीक है, यहां हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी करते हैं और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरुद्ध नहीं, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरुद्ध, जिसमें वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सीएलएट में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई।
यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है, जो कि सच है कि ये जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को वो नुमाइंदगी नहीं प्रदान कर रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए। जो उनको मिलनी चाहिए नुमाइंदगी, वो नुमाइंदगी उनको नहीं दी जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय है उनके साथ, सरासर अन्याय है। आगे सुनो आप। 1999 में नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम WSF है। इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक बंबई में हुई थी। इसकी 7वीं बैठक नैरोबी में जनवरी 2007 में हुई है। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रतिरोध कर रहा है ये भी जान लेते हैं। भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है भाई इसका। भारत इसका विरोध भी कर रहा है, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैश्वीकरण अच्छा भी है, उसके अंदर बुराइयां भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बुराइयां नहीं है, उसके अंदर भी बुराइयां हैं और उन बुराइयों का विरोध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छाइयां जितनी तेजी से नहीं फैलती ना, उससे ज्यादा तेजी से बुराइयां फैलती हैं। अब आप खुद ही देखो कि पब कल्चर ने बार कल्चर ने हमारे देश में कितने बड़े स्तर पर अपना व्यापार फैला लिया है। हमारा युवा समाज कितना एल्कोहलिक होता जा रहा है, खुद देखो ना। और हमने कितना उनका स्टडी कल्चर अपनाया है। हमने उनका स्टडी कल्चर अपनाया उतने अच्छे तरीके से। हमने उनका स्टडी कल्चर उतने अच्छे से नहीं अपनाया जितना हमने उनका बार कल्चर अपनाया। एंटरटेनमेंट ज्यादा तेजी से फैलता है और एजुकेशन बहुत धीरे धीरे फैलती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में क्या लगती है? पावर लगती है, उसमें पावर लगती है, इसलिए वो बहुत कम तेजी से फैलती है। उसमें मेहनत लगती है, उसमें डेडिकेशन लगता है, और इसमें क्या लगता है? तक दिन था, बस हो गया। आगे सुनो भारत कैसे कर रहा है वैश्वीकरण का विरोध, ये भी जान लेते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर का हम करते हैं समापन। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है? सामाजिक आंदोलनों से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलन से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं, तो इंडियन नेशनल फोरम जैसे मंचों से भी औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए, इसका भी कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमे से भी हुआ है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। तो भारत भी वैश्वीकरण के विरोध में फुल सपोर्ट कर रहा है। भारत में भी वैश्वीकरण का पूरा विरोध हो रहा है हर तरह से। आप
आपके बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज का विरोध हो रहा है, हॉलीवुड कल्चर का, आपके वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न ड्रेसेस का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब आप खुद ही देख लो कितना सामान्य हो गया है भारत में सारी चीजें। वेस्टर्न कल्चर में आपको सब कुछ दिख जाएगा, पूरा भारत वेस्टर्नाइज हो गया है, आपको देखने को मिल जाए। भारत नहीं हुआ है, इंडिया हुआ है वेस्टर्नाइज, सॉरी माफी चाहूंगा मैं कि इंडिया हुआ है वेस्टर्नाइज, भारत वेस्टर्नाइज नहीं हुआ है। अभी भारत बचा हुआ है और आज भी भारत का 60% समाज गांव में रहता है और वो इन सब चीजों से अछूता है, अभी भी अछूता है। और हम चाहते हैं कि भारत भारत बना रहे, भारत इंग्लैंड ना बने, भारत ऑस्ट्रेलिया ना बने, भारत यूएसए ना बने, क्योंकि भारत अगर भारत नहीं रहेगा तो भारत अपनी पहचान खो देगा। भारत माने ज्ञान है तो भारत को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। आप अपने प्रश्न पूछिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।